प्यारे बच्चों, मूल निवासियों का विस्थापन इस चैप्टर में हमने पिछले वीडियो में यह पढ़ा कि यूरोपियन साम्राज्यवाद की स्थापना से पहले उत्तरी अमेरिका के लोगों की जीवन शैली कैसी थी और साथ ही हमने उत्तरी अमेरिका का भौगोलिक विस्तार या भौगोलिक स्थिति भी देखी थी। बच्चों, सबसे पहले अगर हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की बात करते हैं तो 3 प्रमुख देश हैं बच्चों, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और मेक्सिको। और 17वीं शताब्दी में यूरोपियन जो व्यापारी हैं, सबसे पहले बच्चों जो यूरोपीय लोग उत्तरी अमेरिका में पहुंचे वे व्यापार करने के लिए ही आए थे। तो 2 महीने की कठिन समुद्री अभियान के बाद उत्तरी अमेरिका पहुंचे। देखिए बच्चों, यूरोप है और बीच में अंध महासागर है। यूरोप से अंध महासागर को पार करके जब यूरोपियन उत्तरी अमेरिका में पहुंचे तो किस तरह से उत्तरी अमेरिका के लोगों का विस्थापन हुआ, इस चैप्टर में हमें यही समझना है। बच्चों, जब यूरोपियन उत्तरी अमेरिका में पहुंचे तो वहां के जो स्थानीय लोग थे, वहां के जो मूल निवासी थे, उन लोगों का व्यवहार बहुत संतोषजनक था और उन्हें सुकून मिला कि ये लोग दिल के अच्छे थे। यूरोपियन लोग यहाँ पर पहले ही बताया गया है व्यापार के लिए आए थे और व्यापार भी बच्चों खासतौर पे मछली और रोएदार खाल के व्यापार के लिए आए थे। मछली और रोएदार खाल के व्यापार के लिए जब यूरोपियन उत्तरी अमेरिका पहुंचे तो बच्चों वहां के जो मूल निवासी थे वो शिकार कुशल थे और उन्होंने यूरोपियंस की मदद की। यूरोपियन और मूल निवासियों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान होने लगा। मूल निवासियों ने उन्हें स्थानीय उत्पाद दिए जो वहां पे प्राप्त किए जा सकते थे, पैदा होते थे, और यूरोपियों ने बदले में उन्हें कंबल, लोहे के बर्तन, बंदूकें और शराब प्रदान की। धीरे धीरे जो मूल निवासी हैं वो शराब की आदत के शिकार होने लगे और यूरोपियन लोगों ने इसी बात का फायदा उठाया और उन्हें व्यापार के लिए अपनी शर्तें थोपने के लिए मौका मिलने लगा। बच्चों, उत्तरी अमेरिका और यूरोपियंस के बीच जो पारस्परिक धारणाओं को लेकर सोच का जो अंतर था बच्चों, वह पढ़ते हैं। सबसे पहले यूरोपियन मूल के लोग अमेरिका मूल के लोगों को असभ्य मानते थे। उनकी जो सभ्यता का जो आधार था, यूरोपियन की नजरों में वही लोग सभ्य हैं जो साक्षर हैं, जिनका एक संगठित धर्म था और जहां शहरों का विकास हो चुका था और जो शहरी संस्कृति विकसित हो चुकी थी। लेकिन ऐसा उत्तरी अमेरिका में रहने वाले मूल निवासियों में ये विशेषताएं नहीं दिखी उनको, तो उनकी नजरों में जो मूल निवासी थे वह असभ्य थे। वस्तुओं के आदान प्रदान की जहां तक बात है बच्चों, व्यापार की जहां तक बात है, अमेरिका के मूल निवासी उपहार लेना देना पसंद करते थे बजाय चीजों के खरीदने के, जबकि यूरोपियन लोगों के लिए जो भी वस्तुएं थी, जिसमें मछली और रोएदार खाल के लिए तो वो आए ही थे, ये उन्हें माल के रूप में दिखती थी। माल का अर्थ है बच्चों कच्चा माल, जो वे यूरोप में ले जाएंगे और व्यापार करेंगे, मुनाफा कमाएंगे। जानवरों का शिकार बच्चों मूल निवासी जरूरत के अनुसार करते थे, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा, और साथ में वो जो खेती भी पूरी संतुष्टि से ही करते थे। ऐसा नहीं था कि वे जरूरत से ज्यादा खेती करते हों, लेकिन यूरोपियन जो लोग हैं ये रोएदार खाल के लिए आए थे और ज्यादा से ज्यादा शिकार करके ज्यादा से ज्यादा खाल प्राप्त करके यूरोप भेजने लगे। बच्चों, यूरोप में जो कैथोलिक धर्म से प्रताड़ित लोग थे उन्होंने धीरे धीरे अमेरिका में बसना भी शुरू कर दिया। अभी तक हम व्यापार की बात कर रहे थे, धीरे धीरे यूरोपियंस ने अमेरिका में बसना शुरू किया। और एक और दृष्टिकोण से अगर हम देखें, जंगलों के प्रति जो दृष्टिकोण था वह है मूल निवासी जो है वे जंगलों के अस्तित्व को अपने जीवन का आधार मानते थे और उसे बिगाड़ना नहीं चाहते थे, जबकि यूरोपियन की नजरों में जंगल की बजाय अगर वहां खेत बनाकर मक्के की खेती की जाए तो ज्यादा मुनाफा कमाया जा सकता था। कृषि मूल निवासी अनाज की बिक्री व मुनाफे के लिए खेती नहीं करते थे, वे अपनी जरूरत के अनुसार ही अनाज का उत्पादन करते थे, जबकि यूरोपियन कृषि को एक मुनाफा लाभ की दृष्टि से देखते थे। हम यूरोपियन और उत्तरी अमेरिका के जो मूल निवासी हैं दोनों की सोच में अंतर पड़ रहे हैं बच्चों। विभिन्न एस्पेक्ट से, विभिन्न पहलुओं पर उनकी क्या दृष्टिकोण था, क्या उनकी सोच थी। जमीन पर स्वामित्व, मूल निवासी स्वामित्व या मालिकाना हक के पक्ष में नहीं थे, जबकि यूरोपियन जमीन के मालिकाना हक में थे। बच्चों, उत्तरी अमेरिका में सीमाओं का विस्तार पढ़ रहे हैं अब हम। देखिए बच्चों, 4 जुलाई 1776 को
ब्रिटेन ने अमेरिका में स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी और 1783 को पेरिस की संधि के साथ ही जो स्वतंत्रता संघर्ष चल रहा था अमेरिका में वह समाप्त हो जाता है। तो आप देखिए 1783 में संयुक्त राज्य अमेरिका कैसा दिखता था, जो पिंक कलर में है। यह जो कलर है बच्चों, इसमें जितने भी क्षेत्र हैं, यह है शुरुआती संयुक्त राज्य अमेरिका। आज अमेरिका ऐसा दिखता है, लेकिन इसे ऐसा बनने में कितने संघर्ष करने पड़े, कौन कौन से क्षेत्र कब जोड़े गए, आइए पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो पिंक कलर में है बच्चों, यह है अमेरिका जो 1783 में था। उसके बाद बच्चों ग्रीन कलर देखिए, इस कलर की बात कर रहे हैं हम। लुइसिलिया 1803 में फ्रांस से खरीदा गया, यानी फ्रांस के अधीन था, फ्रांस से खरीदा गया। उसके बाद जो लाइट ग्रीन कलर की बात है बच्चों, इस क्षेत्र की बात कर रहे हैं। 1818 और 1842 में ग्रेट ब्रिटेन द्वारा यह भूमि संयुक्त राज्य अमेरिका को दी गई। 1819 में बच्चों जो पर्पल कलर है फ्लोरिडा, ये स्पेन से खरीदा गया। 1845 में बच्चों जो ग्रीन कलर में है, यह हड़पा गया, यानी इस पर कब्जा किया गया। 1846 में ग्रेट ब्रिटेन से संधि द्वारा प्राप्त होता है बच्चों, जो ऑरेंज कलर में है, जो ऑर्गन देश है। और 1848 में मेक्सिको द्वारा दिया गया, ये जो ब्लू कलर है बच्चों कैलिफोर्निया है, न्यू मेक्सिको क्षेत्र है, उथा क्षेत्र है, यह मेक्सिको द्वारा दी गई। और जो लाइट ब्राउन कलर है बच्चों, गेट्स डेन द्वारा 1857 में खरीदा गया। तो आप समझ गए होंगे कि आज का जो अमेरिका है ये कैसे बना। इसी के साथ बच्चों 1867 में रूस द्वारा अलास्का खरीदा गया। अलास्का यहाँ दिख नहीं रहा है बच्चों, थोड़ा ऊपर है, उत्तर में है। संयुक्त राज्य अमेरिका की पश्चिमी सरहद बच्चों, जिसके लिए फ्रंटियर शब्द आया है, फ्रंटियर का अर्थ ही होता है बच्चों सीमा, यह लगातार खिसकती जाती थी। खिसकना का मतलब क्या हुआ कि यह जो सीमा है यह धीरे धीरे खिसकती रही, बढ़ती रही, और जैसे जैसे यह खिसकती जाती थी मूल निवासी भी पीछे खिसकने के लिए बाध्य हो जाते थे। एक और चीज का हमें यहाँ ध्यान रखना है बच्चों कि क्षेत्र खरीदे गए, हड़पे गए और संयुक्त राज्य अमेरिका का निर्माण होता है, लेकिन इन सारी बातों में मूल निवासियों की रजामंदी कभी भी नहीं ली गई। उनसे यह नहीं पूछा गया कि क्या सही है या क्या गलत है। सीमाओं का विस्तार पढ़ा हमने बच्चों। अब 19वीं सदी में यूरोपियंस की अमेरिका की भू संपदा के प्रति रुचि बढ़ने लगी। भू संपदा समझ गए हो आप, कि जिसमें भूमि पर अधिकार, मालिकाना हक स्थापित करने की कोशिश की जाने लगी यूरोपियंस के द्वारा। क्या कारण थे? सबसे पहले बच्चों ब्रिटेन और फ्रांस के जो लोग आए, प्रवासी का मतलब क्या हुआ बच्चों कि ब्रिटेन और फ्रांस के वे लोग जो अमेरिका में मालिकाना हक स्थापित करने के लिए आते हैं। कारण क्या है? वे लोग आए बच्चों जो छोटे बेटे थे, अपने पिता की छोटी संतान थे, और ब्रिटेन और फ्रांस में संपत्ति के उत्तराधिकारी नहीं बन सकते थे, लेकिन अब अमेरिका में अगर वो धरती पर अधिकार कर लेते हैं तो संपत्ति के उत्तराधिकारी बन जाएंगे। दूसरे बच्चों जर्मनी, स्वीडन व इटली से आए लोग, उन्होंने क्या है, उनके देश में बड़े किसानों ने उनकी जमीनें छीन ली, तो अब वे ऐसी जमीनें चाह रहे थे जिसे वे अपनी कह सके। पोलैंड के जो लोग हैं वे कम कीमत पर बड़ी संपत्तियां यहाँ खरीदने में सक्षम थे। इसी के साथ उन्होंने जमीन की सफाई और कृषि कार्य की शुरुआत कर दी। धान और कपास की व्यावसायिक कृषि शुरू कर दी, कैश क्रॉप्स बोलते हैं बच्चों। साथ ही जंगली जानवरों से खेती को बचाने के प्रयास किए गए। भेड़िए और पहाड़ी शेरों का शिकार किया गया और 1873 में कंटीले तारों की बाढ़ शुरू की गई, जिसकी वजह से खेती बचाई जा सके। तो यूरोपियन लोग अमेरिका में भू संपदा पर अपना मालिकाना हक जमाने के लिए पहुंचते हैं और कामयाब भी होते हैं। बच्चों चित्र में आपको कोलोराडो का एक पशु फार्म दिखाया जा रहा है। बच्चों उत्तरी अमेरिका और दास प्रथा, कारण समझते हैं। सबसे पहले दास प्रथा के कारण क्या थे बच्चों? यूरोपियन दक्षिणी अमेरिका की गर्म जलवायु में काम करने में असहज महसूस करते थे स्वयं को, क्योंकि बच्चों यूरोप एक ठंडा देश है और अमेरिका की जो गर्म जलवायु थी वहां काम करने में उन्हें दिक्कत आ रही थी। साथ ही जो मूल निवासी थे जिनसे वे काम करवा सकते थे, उनकी बड़ी संख्या में मौत हो जाती है, जिसकी वजह से बागान मालिकों ने अफ्रीका से दास खरीदने शुरू कर दिए। देखिए बच्चों, यह है यूरोप और अफ्रीका,
और हम बात कर रहे हैं उत्तरी अमेरिका की। तो यह त्रिकोण व्यापार है। आपको ध्यान रखना है कि अफ्रीका से दास लाए गए उत्तरी अमेरिका के बागानों में काम करने के लिए, और यहीं से दास प्रथा की शुरुआत होती है। बच्चों, दासों को वस्तुओं की तरह खरीदा बेचा जाता था, यही दास प्रथा थी। अब अमेरिका में दास प्रथा विरोधी समूहों के विरोध के कारण अमेरिका में दास व्यापार पर रोक लग गई, यानी आगे से अब अफ्रीका से दास नहीं खरीदे जाएंगे। लेकिन बच्चों, जो दास संयुक्त राज्य अमेरिका में रह रहे थे, उनके बच्चे दास ही बने रहे, जिसकी वजह से संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी राज्यों ने दास प्रथा को खत्म करने के पक्ष में दलीलें देनी शुरू कर दी। उत्तरी राज्यों का जो आर्थिक विकास है वह बागानों पर टिका हुआ नहीं था, लेकिन बच्चों, जो दक्षिणी राज्य थे वहां का जो अर्थतंत्र था वह बागानों पर टिका हुआ था, और वे दास प्रथा को जारी रखने के हक में थे। इसी को लेकर बच्चों 1861 से 65 में दास प्रथा के समर्थक और विरोधियों के बीच संघर्ष हुआ और अमेरिकी गृह युद्ध हुआ। इसमें बच्चों दासता विरोधियों की जीत हुई, यानी दास प्रथा खत्म हो गई। अमेरिका के बारे में पढ़ा हमने बच्चों। अब कनाडाई सरकार की क्या समस्याएं थी, आइए पढ़ते हैं। 1763 में ब्रिटिश लोगों ने कनाडा को फ्रांस से लड़ाई में जीता था। आपको ध्यान रखना है, बेगानी धरती है, यूरोपियन कंट्रीज आपस में लड़ रहे हैं। पहले जो है ब्रिटेन और फ्रांस के बीच लड़ाई होती है, ब्रिटेन जीत जाता है तो कनाडा ब्रिटेन को मिल जाता है। और जो फ्रांसीसी आबादकार थे बच्चों, सेटलर, जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा कि यहाँ जो पहले आकर बसे कनाडा में वो थे फ्रांसीसी। और क्योंकि अब ब्रिटेन जीत जाता है युद्ध में, लेकिन फ्रांसीसी आबादकार निरंतर राजनीतिक स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे, स्वायत्त राजनीतिक दर्जे की मांग कर रहे थे ब्रिटेन से, और उन्हें 1867 में स्वायत्त राज्य का दर्जा मिल जाता है। ब्रिटेन ने 1867 में कनाडा को स्वायत्त राज्य का दर्जा दे दिया। बच्चों, आज के वीडियो में हमने अमेरिका और कनाडा में किस तरह यूरोपियंस आते हैं और अपना प्रभुत्व या मालिकाना हक जमाने की कोशिश करते हैं, कामयाब भी होते हैं, मूल निवासियों को पीछे हटने पर मजबूर करते हैं। फ्रंटियर शब्द आया था, जिसका अर्थ है कि पश्चिमी जो सीमा है वो खिसकती रहती थी और मूल निवासियों को और पश्चिम में जाने पर विवश होना पड़ा। बच्चों, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि अपनी जमीन से मूल बासिंदों की बेदखली किस तरह होती है और गोल्ड रश और उद्योगों में वृद्धि क्या थी। आशा है आपको ये टॉपिक्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। धन्यवाद।